तो आज हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो फिर। और थर्ड क्वेश्चन देखो अपना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दो संख्याएं ज्ञात करने हैं, दो नंबर ज्ञात करने हैं जिनका योग 27 हो, जिनको अगर मैं जोड़ूँ तो 27 आए और गुणनफल 182 हो, और अगर मैं उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं, उनको गुणा करूं तो 182 आए। तो आप पहले खुद ब खुद सोचिए कि यार ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको जोड़ने पर 27 आता हो और गुणा करने पर 182 आता हो। सोचिए, शाबाश। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 27 आता हो, जिनको गुणा करने पर 182 आता हो। वीडियो को पॉज करना चाहें तो पॉज कर लें। तो जैसे मान लो कि आपने सोच लिया यार 20 और 7, आपने रैंडमली तुक्का मारा 20 और 7, है ना। तो 20 और 7 को जोड़ने पर 27 तो आता है, लेकिन इनकी गुणा करने पर 182 नहीं आता। समझ रहे हो? आपको दो नंबर एग्जैक्टली वैसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए। ठीक, वापस सोचो। तो मान लेते हैं कि आपने वापस सोचने पर 10 और 17 सोचा। वही चीज़ इसमें भी है भाई, इनका जोड़ तो 27 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी गुणा वो 182 नहीं आ पाई। ठीक है, आप मान लो आप सही भी सोच लेते हो, आपने कोई दो अंक ऐसे सोचे जिनका जोड़ पर 27 आता हो, गुणा करने पर 182 आता हो, लेकिन उसको सोचने में टाइम कितना लगा? बहुत टाइम लगा ना। ठीक है ना। एक तो आप ऐसे तुक्के मारते मारते सोचते जाएं, टाइम बहुत लगेगा। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, अगर मान लो मैं कह देता कि भाई उनका जोड़ 2700 होना चाहिए और गुणा उनकी 18,200 होनी चाहिए, फिर तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता। तो इसको हम दूसरी तरीके से सोल्व करेंगे, इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहली संख्या को x मान लूँगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं लिख दूँगा माना पहली संख्या और पहली संख्या को मैंने मान लिया जैसे x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? फिर दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 माइनस x। अब ये क्यों होगी, इसका रीज़न समझते हैं। देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ यार मेरे पास दो नंबर हैं, मेरे पास दो नंबर हैं और इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर आता है भाई 27। ठीक है, एक नंबर आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि एक नंबर है मेरे पास 25। आपसे पूछता हूँ कि दूसरा नंबर क्या होगा। वापिस समझो, मेरे पास दो नंबर हैं, दोनों को जोड़ता हूँ तो 27 आता है। मैंने एक नंबर आपको बता दिया भाई, मैंने कहा कि यार एक नंबर 25 है। आप मुझे बताओ कि दूसरा नंबर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है 2 होगा, क्योंकि तभी तो जब आप इनको जोड़ेंगे तभी तो 27 आएगा। नहीं समझे? वापिस समझ लो, मैंने कहा कि यार मेरे पास दो नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों का जोड़ हमेशा 27 आता है। ठीक है, एक नंबर आपको बता देता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक नंबर है 20। आप मुझे दूसरा नंबर बताना क्या होगा? 7 होगा। 7 कैसे पता करा आपने? आपने 27 में से 20 को घटाया, 27 में से 20 को घटाया, तभी तो आपको 7 पता चला। समझ रहे हो? लास्ट एग्जांपल, मेरे पास दो नंबर है, मेरे पास दो नंबर हैं, मैंने कहा कि इन दोनों का जोड़ 27 आता है। ठीक है, मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, मैंने कहा कि यार एक नंबर है 15। आप मुझे दूसरा नंबर बताना सोच के, दूसरा नंबर क्या होगा? 12 होगा। क्यों होगा पता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 27 में से 15 को माइनस कर रहे हो, तभी आपको 12 मिला ना। ठीक है ना, तभी आपने 15 और 12 को जोड़ करके 27 बनाया। यही चीज़ थी, सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है। मैंने इसमें क्या पूछा, मैंने आपसे कहा कि यार मेरे पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का जोड़ है 27। एक नंबर आपको बता दिया, मैंने कहा कि यार एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस x होगा। जब भी हमें दूसरा नंबर पता करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, उनके जोड़ में से, ध्यान देना, उनके जोड़ में से पहला नंबर घटाते हैं। समझ रहे हो? उनके जोड़ में से कहा है मैंने, तो उनके जोड़ में से पहला नंबर। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे करके दूसरी संख्या 27 माइनस x प्राप्त कर ली। समझ गए?
ये चीज़ थी। तो इसको अगर मिटा दूँ, उसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रखा है कि इनका गुणनफल, इनकी मल्टीप्लाई 182 है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रश्नानुसार इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना, यानी x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स बराबर आएगा भैया मेरे 182 के। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो भाई, x की मल्टीप्लाई करो 27 के साथ, तो क्या आएगा 27x। x की मल्टीप्लाई करो x के साथ, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 182। ठीक है, तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 182 यहाँ जाके माइनस का 182 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख देते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर आप एक्स का कोई अंक लिखते हैं, फिर आप सिंपल अंक लिख देते हैं। यानी आप लिखेंगे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ माइनस का निशान है, फिर आप लिखेंगे प्लस का 27x, क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान है। ठीक है ना, फिर माइनस का 182 बराबर आ गया आपका 0 के। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है। अब एक तो तरीका है कि आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर लें, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने आपको कराया ना कि बीच वाले के फैक्टर कर लो, तब भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यहाँ से माइनस का अंक हटा लें। ठीक है ना, अब तक जितने भी हमने समीकरण बनाए उनमें एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का निशान नहीं होता था। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे दिक्कत आए माइनस के निशान से, तो आप इसको हटाकर भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे हटाना है, आप दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हो। क्यों, इसका रीज़न समझ लो भाई। 5 5 के बराबर होता है कि नहीं होता, होता है ना। अगर मैं दोनों तरफ -1 से गुणा कर दूँ, यानी ये हो जाएगा -5, निशान चेंज हो जाते हैं ना, और ये हो जाएगा -5। क्या ये अब भी बराबर हैं? 5 5 के बराबर भी था और -5 के बराबर है। यानी हम दोनों तरफ किसी सेम अंक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से मैंने कहा कि माइनस निशान हटाने के लिए, यहाँ से माइनस निशान हटाने के लिए आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे माइनस का निशान अपने आप हट जाएगा। और नहीं भी करोगे ना, डायरेक्टली सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो निशान चेंज होंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा। निशान चेंज करने के लिए तो हम कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। क्योंकि 0 की आप किसी से भी गुणा करें आता 0 ही है, चाहे -1 से करें -2 से, कोई मतलब नहीं, 0 ही आएगा। तो 0 आ गया। अब फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर निशान चेंज हो गया। अब ये कोई जाने पहचाने स्टेटमेंट लग रही है। जितनी भी द्विघात समीकरण बनाई थी कुछ इसी तरीके को दिखती थी, है ना। तो बस आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब सोल्व कैसे करोगे, सोल्व करने का तरीका बताया था कि यार हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़े तो -23 आए और जिनकी गुणा करूँ तो 182 आए। ठीक है, ऐसे 2 अंक जिनको जोड़े तो -23 आए और जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 182 आए। आप खुद सोच के बताइए ऐसे 2 अंक कौन से हो सकते हैं। तो यार ऐसे 2 अंक जिनको जोड़ूँ तो -23 और गुणा करूँ तो 182। तो एक तो तरीका ये है कि आप पहाड़ा लिखें जैसे आपने पहले लिखा था। ठीक है ना, दूसरा तरीका ये है कि आप 182 के फैक्टर कर लें। पहाड़े वाला तरीका समझते हैं ना, कि आप देखें कि 182 किस किस के पहाड़े पे आता है, फिर उसमें से छांट करके यहाँ पे जो फिट बैठे उसको लिखें। लेकिन बहुत लंबा बनेगा ना वो, क्योंकि 182 तो बहुत पहाड़ों में आता है भाई। 1 में भी आ गया, 2 में भी आ गया, और ये आ गया आपका 4 में भी आएगा मेरे ख्याल से। 4 में नहीं आएगा, इस तरीके से तो बहुत पहाड़ों में आएगा यार, 12 में भी आएगा। ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लगेगा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आप 182 के फैक्टर कर लें। फैक्टर कैसे करते हैं पता है, 182 हम यहाँ रखते हैं
फिर हम देखते हैं कि छोटे से छोटा किस पहाड़े पे जाएगा। ये जाएगा 2 पे, तो 2 निमा 18, 2 एकम 2 गया। फिर यहाँ पे 91 आ गया। 91 आप देखें किस पहाड़े पे जाएगा। 91 जाएगा आपका 7 के पहाड़े पे, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21। फिर 13 आ गया। 13 तो 13 के पहाड़े पे जाता है यार, तो 13 एकम 13। तो 182 के टुकड़े करने पर ये बने। इनमें से किसी के भी दो पेयर बना लो, है ना। इनमें से छाँट के पेयर बनाने हैं। जैसे मान लो कि एक तो 13 का 13 रहने देता हूँ, एक इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 दूनी 14, है ना। तो यहाँ पर 2 अंक मिल गए, 14 और 13। क्या इन दोनों का जोड़ 27 होता है कि नहीं होता? होता है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑब्वियस सी बात 182 होगी, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं भाई, समझ रहे हो। मैंने तो पहले फैक्टर में बना लिया भाई, इन दोनों का कर लिया, इसका कर लिया। आपको बार बार चेक करने पड़ेंगे। अभी अगला क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊंगा इसको आसानी से, समझ रहे हो। मैंने 182 के फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद ये फैक्टर बने, इसमें से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ली, 7 दूनी 14 आ गया और ये 13 आ गया। तो ये 14 और 13 2 अंक मिल गए। अब आप कह सकते हो सर मुझे कैसे पता चलेगा यार इनका मल्टीप्लाई कर। वो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मैंने तो 2 और 7 के मल्टीप्लाई कर ली, मैं तो पहली बार में ही सही बैठ गया। कई बार आप क्या करोगे, 7 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप देखोगे कई बार सही बैठेगा, कई बार नहीं बैठेगा। आपको उनका जोड़ या घटा, कुछ भी, उनका जोड़ या घटा 27 चाहिए, ठीक है ना। आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो हमें तो यहाँ पे मिल ही गया भाई, 14 और 13 है, ठीक है। तो इसको आप करते हैं आगे। मैं लिख दूँ यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस का 14x माइनस का 13x। क्यों? क्योंकि मुझे माइनस का 27x चाहिए। अंक तो आपको मिल गए 14 और 13, निशान तो आपको खुद ब खुद लगाने पड़ेंगे, समझ गए। क्योंकि तभी तो माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का रहेगा। प्लस 182 का प्लस 182 बराबर हो गया 0 के। अब आप एक काम करो, आप इन दोनों में से x कॉमन ले लो। ये चीज़ें तो आपको पता है। अंदर बचेगा यहाँ पे x माइनस का 14, जो यहाँ बचा सेम यहाँ पे बचना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे तो x है, यहाँ पे माइनस 13x है। तो x को माइनस 13x बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? माइनस 13 से कर दो सर। तो ये हो जाएगा x माइनस 14 x माइनस 13। बताया था जो इनमें कॉमन आया उसको एक बार लिखो, जो बच गया उसको वापस लिखो, बराबर आ गया आपका 0। तो यहाँ से आपकी x की 2 वैल्यू आ गई, माइनस 14 वहाँ जाके प्लस का 14, माइनस 13 वहाँ जाके प्लस का 13। यानी x के 2 मान हो सकते हैं। हो सकता है कि x की वैल्यू 14 हो सकता है कि x की वैल्यू 13 हो, दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो आपने दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर रखनी पड़ेंगी। एक बार तो एक काम करो, आप 14 रख दो, है ना। तो आप लिखेंगे कैसे कि भाई पहली संख्या अगर 14 हुई, क्योंकि x का मान 14 है ना, पहली संख्या को अगर मैंने 14 माना, इसके अंदर रख दिया, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई? बस x के जगह रखो ना आप, 27 में से 14 घटा दो, 27 में 14 के क्या आएगा? 13 आएगा। तो एक तो ये हो गया, समझ लो। दूसरा क्या हो जाएगा? आप लिखोगे यहाँ पे पहली संख्या हो सकती है 13 हो, क्योंकि x की वैल्यू 13 भी तो थी ना। एक बार तो आपने x की वैल्यू 14 रखनी है और एक बार आपने x की वैल्यू को 13 रखना है, क्योंकि आपकी x की 2 वैल्यूज आई हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो पहली संख्या आपने क्या रखी? एक बार 13 रखी, इसमें रख दी, बस x की वैल्यू 13 रख दी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताना मुझे एक बार। दूसरी संख्या हो जाएगी अगर आपकी 27 में से 13 गया, क्योंकि x का मान अब आपने 13 रखा है, समझ रहे हैं। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो इसलिए हमारे 2 आंसर आए, एक तो आया 14,13, एक आया 13,14। ऑब्वियस सी बात है भाई, 14 की 13 से गुणा करोगे तब भी 182 आएगा, या फिर 13 की 14 से गुणा कर लो तब भी 182 आएगा। तो इस तरीके से हमारे ये 2 आंसर आए हैं। क्लियर है इतना? इसको मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ फास्टली। देखो, पहले हमने एक संख्या मानी x, दूसरी संख्या हमें पता थी यार 27 माइनस x होगी, है ना। और आप वैसे भी चेक कर सकते थे, आप इन दोनों को जोड़ के देख लो, चाहे इन दोनों को जोड़ोगे तो x से x कटेगा, जोड़ फिर भी 27 ही आना है, तो हमारा तो फिर भी ठीक ही होता। इन दोनों की मल्टीप्लाई कहा थे 182 आएगी। सोल्व करते गए हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने फैक्टर करके सोल्व किया तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आई, 2 वैल्यूज़ आ गई। और इसके बाद हमने पहली संख्या दूसरी संख्या निकाल ली,
पहली संख्या, दूसरी संख्या निकाल ली। भाई x के 2 मान हो सकते थे, एक बार तो 14 रख के देखा इसके अंदर, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। एक बार 13 रख के देखा इसके अंदर, तो हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये फैक्टर निकालने नहीं आते ना, तो आप इनको निकालना सीख लीजिए। 10th क्लास में छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लस माइनस के बारे में नहीं पता तो प्लस माइनस सीख लीजिए। भाई प्लस कैसे करते हैं, माइनस छोटी सी छोटी। होता क्या है कि हम ये सोचते हैं ये छोटी सी चीज़ है, ये तो बाद में अपने आप आ जाएगी सीख। ये छोटी छोटी चीज़ें ही दिक्कत देती हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर 4th क्वेश्चन कह रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो आपको याद हो, क्रमागत वाला क्वेश्चन तो हमने पहले नहीं किया था। क्रमागत मतलब लगातार, तो लगातार तो हमें पता है कि यार पहला पूर्णांक होगा x और उससे अगला पूर्णांक क्या होगा बताना, x+1 होगा, है ना। तो उनके वर्गों का योग, उनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, कहने का मतलब अगर मैं x का भी स्क्वायर कर दूं और x+1 का भी स्क्वायर कर दूं और उनको जोड़ दूं, उनका योग कर दूं, तो 365 आता है। बस हमारी इक्वेशन बन गई। इसको आपने सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं, निकल जाए तो अच्छी बात है, ना निकले तो आप देख लीजिएगा। फिर मैं अब आराम से कराऊंगा, ठीक है ना। कह रखा है कि 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है भी लगातार, धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब मान लो नंबर, ठीक है। आपको 2 लगातार पॉजिटिव नंबर पता करने हैं जिनके वर्गों का, जिनका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करके अगर मैं जोड़ दूं तो 365 आता हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक मैं मान लेता हूँ भैया x, है ना। अगला पूर्णांक, अगला पूर्णांक क्या होगा बताना मुझे, अगला पूर्णांक होगा x+1। और जिसको नहीं पता वो समझ लीजिए। होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि यार मुझे एक काम करो, मुझे 5 से अगला अंक बताओ। 5 नंबर तो है, इससे अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको कहा कि यार 7 से अगला नंबर बताओ, 8 होगा। मैंने आपसे कहा कि 50 से अगला नंबर बताओ, तो आप कहोगे 51 होगा। 51 कैसे पता चला, आपने क्या किया, पिछले अंक में एक जोड़ के बता दिया। समझो, जब भी आपको अगला अंक बताना हो तो आप एक जोड़ देते हैं ना। और इसी तरीके से अगर आपको पिछला अंक बताना हो तो आप एक माइनस कर देते हैं। समझ रहे हैं, जैसे मैं कहा कि यार 70 से अगला अंक बताओ, तो आप क्या करोगे, 70 में एक जोड़ दोगे ना। सेम चीज़ यहीं पे की है। मैंने कहा कि यार x है, x से अगला अंक बताओ, तो x में एक जोड़ दो, तो बस ये आपका अगला पूर्णांक आ गया। कर लेंगे, ये चीज़ थी। अब आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रखा है कि इनके वर्गों का, इनका स्क्वायर करके इनको जोड़ दो, यानी x का स्क्वायर प्लस में x+1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपका 365 आएगा। बात समझ में आ गया आपको, कितना आएगा, 365। इसको सोल्व करना भी आपने, तो हो गया x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर होगा। यहाँ पर बन रहा है a+b का स्क्वायर, a+b का स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी याद है वो, a+b का स्क्वायर क्या होता था भाई, ये होता था सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बस करो, इस पे लगाओ, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए, बराबर 365। सिंप्लीफाई करते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2x की मल्टीप्लाई की तो 2x, 2x 1 जा 2x, बराबर 365। अब एक काम करो, 365 को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x। जब आप यहाँ पर लिखोगे 1 और यहाँ पर लिखोगे 365, स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने लिख दी, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई अंक आता था। बात में आ गई, बस 365 को इस तरफ लेके आया हूँ। इसके बाद देखो,
इसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया 2x² प्लस का 2x माइनस का 364। क्यों भाई? क्योंकि आप एक में से 365 घटा रहे हो, यानी पीछे पीछे जा रहे हो, तो माइनस में जाके -364 ही तो आएगा। या आप ऐसे समझ लो, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा अंक माइनस है तो माइनस का निशान आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये सारे के सारे अंक 2 से भाग हो रहे हैं, है ना। तो एक काम करो, उसको 2 से भाग कर दो। 2 से इसलिए भाग करें ताकि और छोटा हो जाए, नहीं तो आप अभी फैक्टर करोगे ना, अभी आप देखोगे कि यार ऐसे 2 अंक जिनका जोड़ 2 हो, गुणा इतनी हो, तब भी हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा होगा यार वो। तो एक काम करो, इसको 2 से भाग ही कर दो, जैसे पिछले में क्या था, -1 से गुणा की थी ना, ताकि हमारी आसानी से एक रकम मिल जाए। वैसे हम इसमें करेंगे, हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करने पर तो जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, x²। इसको भाग करेंगे तो x, इसको भाग करेंगे तो भाई 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4। आराम से भाग कर लेना आप, बराबर 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0। ये रकम आ गई आपकी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर क्या आए, 1 आए। x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 हुआ, और गुणा करने पर माइनस का 182 आए। तो पहले खुद सोचिए कि यार ऐसे 2 नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको जोड़ता हूँ तो 1 आ जाए, गुणा करता हूँ तो -182 आ जाए। तो एक काम करें यार, फैक्ट्री बना लेते हैं। 182 का क्या कर लेंगे, फैक्ट्री बना लेंगे। किस पे जाएगा ये, 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, फिर जाएगा 7 पे, 7 एकम 7, 2 इस पे चल गया, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ये तो पिछला जैसा नहीं बन गया, बन गया ना। तो एक काम करो, 13 तो अकेला छोड़ दो यार तुम, 2 और 7 की गुणा कर लो, 14। अच्छा, तो 14 और 13 बन गए, लेकिन 14 और 13 तो 27 होते हैं, मुझे तो 1 चाहिए। तो एक काम करो ना, 14 में से 13 घटा लो। मैंने आपको कहा तो था कि जोड़ो या घटाओ, आपकी मर्जी है, आपको ये आना चाहिए। तो 14 और 13 तो 27 बनते हैं, मुझे पता है। 14 में से 13 घटा लो, फिर 14 में से 13 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। समझ गए ना। तो आप इसको लिखोगे x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। चेक भी कर सकते हो, 14x में से 13x घटाओगे तभी तो 1x बचेगा, और 14 की -13 से गुणा करोगे तो -182 आएगा। सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपका x प्लस 14। जो यहाँ पे आया सेम यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो -13x है और यहाँ पर अपना x है, तो x को -13x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -13 से, बराबर 0। समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो x की आपकी 2 वैल्यू आ गई, प्लस का 14 इस तरफ जाके माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 13 इस तरफ जाके प्लस का 13 हो जाएगा। तो आपकी x की 2 वैल्यू निकल गई, एक तो -14 और एक 13। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो, हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए। कौन सा पूर्णांक चाहिए, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। प्रश्न में आपको साफ साफ क्या लिखा है कि आपको जो अंक चाहिए ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप x की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते। पिछला प्रश्न याद हो तो उसमें ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी, उसमें सिंपल बोला कि 2 नंबर दे दो, तो 2 नंबर आए थे, हमने दोनों वैल्यू निकाल ली थी। अब प्रश्न में क्या लिखा है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव अंक ही चाहिए, नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे भाई, हम सिर्फ x की वैल्यू 13 लेंगे। लिखना पड़ेगा आपको कि यार x का मान नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक, पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक, नेगेटिव बोलते हैं ऋणात्मक। x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बता सकते हो ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि प्रश्न में ही कहा रखा है कि धनात्मक ही लेना है, तो ऋणात्मक क्यों लेंगे। समझ में आ गई। तो x का मान क्या होगा, 13। जब आप x की जगह 13 रखेंगे तो पहला पूर्णांक तो 13 आ गया, दूसरा पूर्णांक क्या आ गया, 13 जमा 1 14। बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम कहेंगे तो पहला पूर्णांक तो हो जाएगा मेरा 13,
और अगला पूर्णांक मेरा हो जाएगा 13 जमा 1 14। कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं ये 14 माइनस का है तो हम यहाँ पे 14 क्यों लिख रहे हैं। अरे भाई हमने तो इसको लिया ही नहीं है, हमने तो सिर्फ 13 को लिया, तभी तो ये हुआ ना 13 13 प्लस 1 14। नहीं समझे? तो मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कराता हूँ। सबसे पहले पहला पूर्णांक माना, अगला पूर्णांक तो पता ही था यार ये होगा। इसने कहा कि इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया, सोल्व करते गए फाइनली ये इक्वेशन आ गई, है ना। इसके फैक्टर करके तोड़े तो ये आ गए। अब परसेंट में तो सिर्फ धनात्मक कहा था, तो नेगेटिव तो अपन लेंगे नहीं, तो इसको तो लिया नहीं। एक्स की वैल्यू 13 रखी, तो पहला पूर्णांक 13 और इससे अगला क्या होगा 14 होगा। कर लेंगे, आसान था। अगला क्वेश्चन देख लो। कह रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब समझ लो इसका। क्या एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, यानी उसका एक कोण 90 डिग्री है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। समकोण का मतलब ये होता है ना कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। क्या है कि इसकी ऊंचाई, इसकी जो लेंथ है, मतलब जो हाइट है, सॉरी, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी लंबाई होती है भाई, ऊंचाई की लंबाई, बात तो सेम है ना। तो जिसकी ऊंचाई है वो आधार से, इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। भाई अगर ये x हुआ तो ये क्या होगा, x माइनस 7 नहीं होगा। प्रश्न में यही तो क्या रखा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो आधार अगर x मान लें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। सिंपल ये चीज़ तो है ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। आपको ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, आपको आधार भी ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको मान लेते हैं, हम बताया था आपको। तो इसको करने का तरीका समझ लो। पहले हम लिखेंगे माना आधार तो मैंने मान लिया भाई x, है ना। ऊंचाई अपने आप ही हो गई x माइनस 7, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि x की वैल्यू निकलते ही हमें आधार और ऊंचाई ये दोनों पता चल जाएंगे, और यही मुझे चाहिए। तो एक काम सोचो कि यार समकोण त्रिभुज में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, आपको याद हो, पाइथागोरस प्रमेय करके कुछ था ना। क्या पढ़ा था उसमें, पाइथागोरस प्रमेय में, बता सकते हो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे तो लिख देना, कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी होती है वैसे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या सीखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसको क्यों लगाया भाई, कारण क्या है? क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी, उसको सॉल्व कर लेना बस आप। तो कर्ण कितना है भाई मेरे, कर्ण है 13, इसका स्क्वायर बराबर आधार कितना है, आधार है x, इसका स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर, है ना। अब आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लगाया, जबकि क्वेश्चन में तो सेंटीमीटर था, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लगाया? तो रीज़न सिंपल है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगाते, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो ये हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और इन दोनों में से भी सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन आता, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाता, ठीक है। तब कटना ही है तो हम लगाएं ही क्यों, हमको कंफ्यूज हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लगाया। नहीं समझे? बात समझ में आ गई ना। सेंटीमीटर इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि ये कटता ही, ठीक है, तो बस इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर होता है, इसको आप ओपन करो, ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, याद है आपको आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, वैल्यू रख दो बस इसके अंदर, तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, प्लस होता है यहाँ पे माइनस का 2ab, ठीक है।
सिंप्लीफाई करते जाओ यार, इसको पहले खुद कर लो, कहीं अटक जाओ तो देख लेना। इसको मैं मिटा रहा हूँ भाई एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 169 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर प्लस में 7 का स्क्वेयर क्या होता है 49, 2 सत्ता 14x, ये हो गया बस। तो एक काम करो, 169 को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पर तो 0 बचेगा, खाली हो गया ना यहाँ पे, तो बराबर यहाँ क्या आएगा 2x स्क्वेयर प्लस का 49 माइनस का 14x। 169 को आप इस तरफ ले आए तो माइनस का 169, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करो भाई इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस का 14x, और 49 में से 169 गया, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 120 आएगा, ठीक है। बस समझ में आ गई। अब देखो, चाहे 0 को इस तरफ लिखो चाहे आप दूसरी तरफ लिखो, बात सेम ही है। कभी आप ऐसे मत समझना यार 0 इस तरफ आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप वापस इसको चेंज कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो, कोई समस्या नहीं है इसमें भी, ऐसे लिख लो तब भी बात सेम है, ठीक है। इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है, सेम है। अच्छा अब एक काम करो, दोनों को है ना 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 से भाग हो रहे हैं सारे अंक, तो आप लिख दो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब आप इसको 2 से भाग करोगे इसको, तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे 7x आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, बराबर 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 ही आना है, ठीक है। अब हमें 2 अंक ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर तो -7 सोच लो, माइनस भी छोड़ दो एक बार, तो बाद में देख लेंगे अपने आप, जिनको जोड़ने पर 7 आता और गुणा करने पर 60 आता, माइनस प्लस का बाद में देख लेंगे ना। तो सोचो पहले ऐसे 2 अंक जिनको जोड़ूँ या घटाऊँ तो 7 आए, और गुणा करूँ तो 60 आए। फैक्टर बनाना चाहो तो फैक्टर बना लो जैसे पहले बनाए थे, नहीं तो बिना फैक्टर के भी तो सोच सकते हो। सोचो पहले, सारे पहाड़े दोहरा लो अपने दिमाग में यार, ऐसे कोई पहाड़ा हो जिनमें ऐसा कुछ हो यार, जिनको जोड़ने घटाने पर 7 आता हो, गुणा करने पर 60 आता हो। 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 घटाओ तो 7 आता है ना, वो ले लिया। ये आते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस के 12x में जब आप 5x जोड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस का 7x बचेगा ना, समझ रहे हैं। माइनस के 12x में जब आप 5x जोड़ेंगे तो माइनस का 7x बचेगा, और माइनस के 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60 ही आएगा, समझ रहे हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम फटाफट पता चल गया 12 5 आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो बस बाकी स्टेप तो आपको पता ही है, इनमें कॉमन ले लो यार, x अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, जो यहाँ बचा सेम यहाँ बचना चाहिए। अब यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 5x है, तो x को 5x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, +5 से कर देते हैं भाई, बराबर 0। तो ये आपका आ गया x + 5 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -5, प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का, और माइनस का 12 उस तरफ जाके प्लस का, तो x की 2 वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताओ, क्या x का मान नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि x हमारा एक आधार है, समझ रहे हैं। आधार हमारा कुछ इस तरीके से बना था ना। अब ये या तो हो सकता है इतना हो, मान लो 5 सेंटीमीटर हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर 0.1 सेंटीमीटर बिल्कुल छोटा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन नेगेटिव कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है भाई वो इतना हो हाइट में, इतना हो यार, या तो पैदा ही ना हुआ हो, इतना हो सकता है। लेकिन नेगेटिव तो प्रैक्टिकली नहीं संभव होगा ना कि यार बच्चा नेगेटिव हुआ है। भाई बच्चे की हाइट नेगेटिव, आपकी हाइट ही देख लो, आपकी हाइट क्या हो सकती है, 5 फुट हो सकती है, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट, 1 फुट, इतनी हो सकती है। लेकिन क्या आपकी हाइट नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, है ना। आप साइज़ में इतने हो, मान लो साइज़ में इतने हो, साइज़ में नेगेटिव थोड़ी हो गए।
प्रैक्टिकली जो लंबाई होती है, लंबाई ऊंचाई कह लें कुछ भी कह लें, वो नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया कि x का मान नकारात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक कहो नकारात्मक कहो बात एक है, नेगेटिव कह दो। और रीज़न लिखोगे तो और बढ़िया है, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कभी भी लंबाई नकारात्मक नहीं होती है ना। तो अगर x का मान नेगेटिव नहीं होगा तो x का मान क्या होगा, 12। तो x की जगह अगर आप 12 रखोगे तो आधार आ गया आपका 12, ऊंचाई क्या आ गई, 12 में से 7 गया 5 आ गई, बात समझ में आ गई। तो आधार हो गया आपका 12 और ऊंचाई क्या हो गई आपकी, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 घटाया ना तो आपका आ गया 5। इसको मत समझना कि ये 5, ये तो हमने लिया ही नहीं है, ये हमने तो यहाँ से निकाला है, ठीक है। तो ये 12 और 5 आ गए, कर लेंगे इसको। मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ आपके लिए। तो भैया सबसे पहले हमने आधार माना x, ऊंचाई x माइनस 7 होनी थी। प्रश्न में कहा गया था कि ऊंचाई आधार से 7 कम है। पाइथागोरस प्रमेय लगाई, सोल्व किया, इक्वेशन बनी, इक्वेशन को फिर फैक्टर बना के सोल्व किया तो हमारी 2 वैल्यू आई। 2 वैल्यू आने के बाद भाई नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x की वैल्यू पॉजिटिव लेके इसके अंदर कहाँ वैल्यू आ गई आपकी, कर लेंगे। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, 3rd, 4th और 5th। इनको आप वापस से निकाल लीजिए, ठीक है ना। और हो सके ना तो एक फेयर कॉपी लगा लीजिए भाई। एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, शुभम नाम था मेरे ख्याल से उनका, यूट्यूब पे तो नहीं मैसेज था, तो उन्होंने कहा था सर मैंने आपकी कॉपी लगा रखी है। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी कॉपी लगा लीजिए। कॉपी लगाने से होगा क्या कि रोज़ की रोज़ आदत बनती जाएगी, रोज़ ही वीडियो आती हैं अब तो आप कॉपी लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आते जाएंगे, है ना। और 2 कॉपी लगाइए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको फेयर कॉपी पे नोट मत कीजिए, उसको रफ में नोट कीजिए, ठीक है ना। पहले नोट कर लिया, फिर उसको बाद में फेयर पे कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हमेशा, सिंपल सा रूल मैं आपको वापस बता देता हूँ, क्वेश्चन तभी आते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं आते। कितना भी समझ लो, कितनी ही वीडियो देख लो, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार निकालना ही पड़ता है। मैं जब मतलब 10वीं में था तब मैंने नहीं निकालता था, जब पढ़ाने लगे तभी निकालते थे, ठीक है ना। तो आपसे भी यही कह रहा हूँ कि यार क्वेश्चन को बार बार निकाल लो। जो आप समझते हैं ना कि इस बच्चे को तो एक ही बार में समझ में आ जाता है, एक बार में समझ नहीं आता, उसकी मेहनत होती है। वो एक क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 बार निकाल देता है। जैसे आप टीचर की बात समझिए, टीचर ने एक क्वेश्चन को कम से कम भी 50 बार निकाल रखा होगा, तभी उसको पता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। प्रैक्टिस है उसकी भाई, उनकी, सॉरी। तो आपको भी बार बार क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। कितना ही आपको प्यार से समझा दिया जाए, कितना ही आपको आराम से समझा लिया जाए कि आपको भाई मान लो आपको मैं अमेरिका भेज दूँ ना, तब भी आपको वहाँ के टीचर भी समझा दें तो समझ में तभी आएगा जब आप उसको अपने हाथ से बार बार निकालेंगे। एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार निकाल लो। तो बस ये कहना था, थैंक यू, ठीक है। अच्छा, 2nd और 5th क्वेश्चन आप कल, 2nd और 6th क्वेश्चन वो कल कर लेंगे।